नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, बदसूरत जादूगरनी पार्ट 3। महाराज, यह सब मैंने मजबूरी में किया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब मलिका ने अपनी और चंद्रकेतु की दुख भरी गाथा कुंदन शाह को कह सुनाई। सारी बात जानकर, मलिका बेटी, यह जो कुछ भी हुआ है बड़ा ही विचित्र हुआ है, अतः हमने तुम्हें क्षमा कर दिया है। क्या सच महाराज? हाँ बेटी, अब यहाँ खड़े रहना व्यर्थ है। भोज का आयोजन भी पूरा हो चुका है। चलो अब महल में वापस चलते हैं। चलिए महाराज। तीनों राजमहल की ओर चल पड़े। जब राजकुमारी अलका को सारी बात का पता चला तो वह मलिका से बोली, मलिका दीदी, शायद इसीलिए आपने कहा था कि 1 वर्ष तक के लिए हम दोनों को अलग अलग रहना पड़ेगा। हाँ अलका, मैंने 1 वर्ष का समय इसलिए कहा था कि इस 1 वर्ष में मैं चंद्रकेतु की खोज करती। अगर चंद्रकेतु मुझे न मिलता तो मैं मजबूर होकर अंत में तुम्हें अपना राज बता देती। इधर चंद्रकेतु ने राजा कुंदन शाह के आग्रह पर उसे बताया, महाराज, मैं देवनगर का युवराज चंद्रकेतु हूँ। मेरे धूर्त चाचाओं ने मिलकर मेरे पिता की हत्या कर दी, अतः मुझे लेकर मेरी माँ को राज्य से मुँह छिपाकर भागना पड़ा। ओह, यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ बेटे। महाराज, मैं अपने चाचाओं से अपना राज्य वापस लेना चाहता हूँ, पर बिना सेना के यह कार्य असंभव है। चंद्रकेतु, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी सारी सेना तुम्हारे साथ कर देता हूँ। तुम देवनगर जाकर युद्ध करो और अपने चाचाओं से अपना राज्य वापस ले लो। महाराज, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। हम तुम पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं चंद्रकेतु, तुम हमारे दामाद हो। तुम्हारी सहायता करना हमारा फर्ज है। कुछ दिन तक चंद्रकेतु किरणगढ़ के राजमहल में रुका रहा। फिर एक दिन कुंदन शाह ने उसके अनुरोध पर अपनी बेटी अलका व मलिका के साथ उसे विदा किया। जाओ बेटे, भगवान तुम्हारी रक्षा करे और तुम युद्ध में विजयी हो। राजा कुंदन शाह ने अपनी सारी सेना भी चंद्रकेतु के साथ कर दी थी। कई दिन के सफर के पश्चात चंद्रकेतु सेना के साथ पांचाल देश के समीप जा पहुंचा। मलिका, हम यहीं पर अपने डेरे तंबू गड़वाना चाहते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या आप पिताजी महाराज से मिलने राजमहल में नहीं जाएंगे? हम दूत भेजकर तुम्हारे पिता को यहीं पर बुलवा लेते हैं। हमारा उनके महल में जाना अभी उचित नहीं होगा, वे अभी क्रोध में होंगे। यह आप ठीक कह रहे हैं स्वामी। तुरंत ही उस स्थान पर तंबू गाड़े गए। थोड़ी देर बाद चंद्रकेतु ने एक दूत को आज्ञा दी, दूत, तुम पांचाल देश के राजा सूर्यवल्लभ के पास जाकर यह सूचना दो कि देवनगर के युवराज चंद्रकेतु नगर से बाहर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो हुक्म। दूत वहां से चला गया। चंद्रकेतु ने दूसरा दूत अपनी मां मालविका के पास भेजा। दूत सीधा राजा सूर्यवल्लभ के दरबार में पहुंचा और उन्हें चंद्रकेतु की सूचना दी। सुनकर, युवराज चंद्रकेतु इस प्रकार नगर से बाहर क्यों रुके हुए हैं? क्या उन्हें दासी कनक का राज मालूम हो गया है? कहीं वह इसी क्रोध की वजह से तो नगर के बाहर नहीं रुके हैं? फिर कुछ सोचकर उन्होंने दूत से कहा, युवराज चंद्रकेतु से कहना कि हम शीघ्र ही उनसे मिलने उनके डेरे पर आ रहे हैं। जो आज्ञा महाराज। सूर्यवल्लभ शीघ्र ही चंद्रकेतु के खेमे में जा पहुंचे। तुम यहाँ कैसे? युवराज चंद्रकेतु कहाँ है? महाराज, मैं ही युवराज चंद्रकेतु हूँ। क्या बक रहे हो? क्या हम युवराज चंद्रकेतु को नहीं जानते? महाराज, मैं ठीक ही कह रहा हूँ। आप जिस युवराज चंद्रकेतु को जानते हैं वह नकली है। उसका असली नाम कपिल सेन है। क्या? तब चंद्रकेतु ने आदित्य सेन व सौमित्र सेन के षड्यंत्र की सारी घटना सूर्यवल्लभ को बता दी। सारी बात जानकर, ओह, तो आदित्य सेन ने हमारे साथ इतना बड़ा छल किया। सहसा सूर्यवल्लभ को कुछ याद आया तो वे चंद्रकेतु से बोले, हमारी बेटी मलिका तुम्हारे साथ पांचाल देश छोड़कर गई थी, अब वह कहाँ है? अब वह मेरी पत्नी है महाराज। तभी मलिका ने खेमे में प्रवेश किया। पिताजी, मलिका, मेरी बच्ची, आओ मेरे सीने से लग जाओ। कुछ क्षणों बाद, हम तुम दोनों से बहुत नाराज थे, पर तुम्हारी बात सुनकर हमने तुम्हें क्षमा कर दिया है। आओ अब राजमहल में चलो। तब चंद्रकेतु ने अपने दूसरे विवाह के बारे में बताते हुए सूर्यवल्लभ से कहा, महाराज, पूरी सेना मेरे साथ है। मैं यहीं से देवनगर की ओर प्रस्थान करना चाहता हूँ। मुझे अपने चाचाओं से अपना राज्य वापस लेना है।
इस कार्य में मैं भी तुम्हें पूरा सहयोग दूंगा। मैं भी अपनी सारी सेना तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। तभी दूत के साथ चंद्रकेतु की माँ मालविका ने प्रवेश किया। चंद्रकेतु, मेरे बेटे, तू आ गया? माँ। चंद्रकेतु ने दौड़कर मालविका के चरण स्पर्श किए। माँ, अब तेरा बेटा आ गया है और पूरे दल बल के साथ देवनगर पर चढ़ाई करने जा रहा है। मुझे सफलता का आशीर्वाद दे माँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा, तू अवश्य ही विजयी होगा। अपनी माँ व दोनों पत्नियों को साथ लेकर चंद्रकेतु ने विशाल सेना सहित देवनगर की ओर कूच कर दिया। राजा सूर्यवल्लभ और उनकी सेना भी चंद्रकेतु के साथ थी। देवनगर पहुंचने पर, दूत, हमारा यह पत्र लेकर तुम देवनगर के राजा आदित्य सेन के पास जाओ। जो आज्ञा महाराज। दूत पत्र लेकर आदित्य सेन के दरबार में पहुंचा और पत्र आदित्य सेन को दे दिया। आदित्य सेन, बहुत दिन तक तुमने देवनगर पर अनाधिकृत राज कर लिया है। अब तुम्हें यह राज्य मुझे वापस लौटाना पड़ेगा। बिना युद्ध के अगर तुम राज्य मुझे लौटा दो तो ठीक रहेगा, वरना मैं यहाँ खून की नदियाँ बहा दूंगा। मैं स्वर्गीय राजा विराट सेन का पुत्र चंद्रकेतु हूँ। तुम्हारा काल चंद्रकेतु। पत्र पढ़कर आदित्य सेन चौंक पड़ा। उसी चौंकते देख पास बैठा सौमित्र सेन उससे बोला, क्या बात है भैया, पत्र पढ़कर आप चौंक क्यों गए? किसका पत्र है? सौमित्र सेन, बात ही कुछ ऐसी है। लो, तुम भी यह पत्र पढ़ो। कहकर आदित्य सेन ने वह पत्र सौमित्र सेन को दे दिया। सौमित्र सेन ने पत्र पढ़ा तो वह भी चौंक उठा। फिर अपने आप को संयत करते हुए बोला, भैया, हम उस चंद्रकेतु की ललकार से डरकर भला उसे इस प्रकार राज्य कैसे सौंप सकते हैं? हमें उसके इस पत्र का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो सौमित्र सेन। आदित्य सेन ने तुरंत दूत से कहा, अपने मालिक से कह देना कि हम उसे युद्ध के बिना 1 इंच भूमि भी नहीं देंगे। उसमें हिम्मत है तो हमसे युद्ध करे और हमें हराकर देवनगर का राज्य हमसे छीन ले। दूत ने वापस लौटकर चंद्रकेतु को सारी बात बता दी। सुनकर सूर्यवल्लभ गुस्से से भर उठा। चंद्रकेतु, अब हमें शीघ्र ही देवनगर पर धावा बोल देना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं महाराज। उसी दिन आदित्य सेन व चंद्रकेतु की सेनाओं का आमना सामना हुआ। संध्या होती होती आदित्य सेन की सेना के हौसले पस्त हो गए। उधर चंद्रकेतु ने राजा सूर्यवल्लभ व अन्य सैनिकों के साथ राजमहल पर धावा बोल दिया। मारकाट मचाते हुए वे लोग उस कक्ष में जा पहुंचे जिसमें बैठकर आदित्य सेन व सौमित्र सेन गुप्त मंत्रणा कर रहे थे। मेरे पिता के हत्यारों, बहुत दिन तुम दोनों ने राज्य का सुख भोग लिया है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओह, यह तो महल में भी आ पहुंचा। जल्दी से हमें यहाँ से भागना चाहिए। जैसे ही दोनों ने भागने का उपक्रम किया, आह, ओह, दोनों घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। किसी भी तरह अपनी जान बचती न देख वे गिड़गिड़ा उठे। हमें छोड़ दो चंद्रकेतु, हम तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस लौटा देंगे। हमें छोड़ दो। आह, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आज तुम्हारा काल तुम्हारे सिर पर है। कहकर चंद्रकेतु ने बारी बारी से दोनों की गर्दन पर तलवार का वार किया और उन्हें धड़ से अलग कर दिया। इस घटना के बाद 5 वर्ष तक युवराज चंद्रकेतु ने सफलतापूर्वक देवनगर पर राज किया। इस बीच मलिका और अलका के एक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब एक दिन, मलिका, हम आज जंगल में भ्रमण करने के लिए जाना चाहते हैं। अच्छा विचार है महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगी। चंद्रकेतु मलिका को साथ लेकर वन में पहुंचा और एक सरोवर के किनारे पहुंचकर रथ रोक लिया। मलिका, तुम यहीं पर रुको, हम जरा सरोवर में मुंह धोकर आते हैं। जो आज्ञा स्वामी। कहकर चंद्रकेतु सरोवर की ओर चल दिया। सरोवर के किनारे पहुंचते ही चंद्रकेतु ने सरोवर के पानी में छलांग लगा दी। अरे महाराज, यह क्या कर रहे हैं? वे तो केवल मुंह धोने गए थे। तब काफी समय बीत गया और चंद्रकेतु पानी में से ऊपर नहीं आया तो मलिका फूट फूट कर रोने लगी। हाय, मेरा सुहाग एक बार फिर उजड़ गया, अब मैं क्या करूं? संध्या होने तक मलिका वहीं पर बैठकर रोती रही। ओह, महाराज का शव तैरकर किनारे की ओर आ रहा है। कुछ ही देर में शव तैरता हुआ किनारे पर आ लगा। तब मलिका ने किसी प्रकार शव को रथ पर रखा और भरे मन से देवनगर वापस लौट आई। चंद्रकेतु के शव को देखकर राजमाता मालविका व अलका विलाप कर उठी। हाय मेरे बेटे, तू मेरी गोद सूनी क्यों कर गया? हाय स्वामी। तब तक रात घिर आई थी।
दुखी राजमाता मालविका ने मलिका से कहा, अब तो रात्रि हो गई है, इसलिए चंद्रकेतु का अंतिम संस्कार तो अब कल प्रातः ही हो पाएगा। आप ठीक कह रही हैं माँ। इधर कैलाश पर्वत पर, स्वामी, आज न जाने मेरी दाईं आंख क्यों बार बार फड़क रही है। तुम्हारी आंख आज उचित ही फड़क रही है पार्वती। क्यों महाराज? शायद तुम्हें याद हो, तुम्हारे कहने पर मैंने एक निसंतान राजा को संतान का वर दिया था। तब वासुकी के पुत्र नागेश ने उस राजा का पुत्र बनकर उसके यहाँ जन्म लिया था। आज वही चंद्रकेतु अपना शरीर त्याग कर वापस नागलोक को चला गया है। ओह, तो यह बात है। पार्वती ने अपने नेत्र बंद कर लिए। कुछ क्षण बाद जब उन्होंने अपने नेत्र खोले, स्वामी, मैंने नेत्र बंद करके अभी अभी देवनगर का ध्यान किया था। वहाँ चंद्रकेतु की दोनों पत्नियां और उसकी माँ उसकी मृत्यु पर अत्यंत दुखी हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं पार्वती? एक ना एक दिन तो चंद्रकेतु को वापस नागलोक लौटना ही था। ऐसा ना कहिए नाथ, आप इसी समय देवनगर जाइए और चंद्रकेतु को पुनः जीवन दान देने के लिए कुछ करिए। मुझसे उन लोगों का दुख देखा नहीं जा रहा है। अब मैं वहां नहीं जाऊंगा पार्वती। शिवजी की यह बात सुनकर पार्वती रूठ कर बैठ गई। यह देखकर, तुम्हारी हट के आगे मेरी एक नहीं चलती है। अब तुम गुस्सा छोड़ो, मैं देवनगर जाकर चंद्रकेतु के पुनः जीवित होने के बारे में कुछ उपाय करता हूँ। आप बड़े अच्छे हैं नाथ, जाइए जल्दी देवनगर जाइए। उस समय भोर होने वाली थी जब साधु का वेश धरे शिवजी जी देवनगर के राजमहल के द्वार पर पहुंचे। अलख निरंजन, अलख निरंजन, बच्चा, हम राजमाता मालविका से मिलना चाहते हैं। महाराज, इस समय वे आपसे नहीं मिल सकती। कल उनके पुत्र राजा चंद्रकेतु का निधन हो गया है। हम चंद्रकेतु के बारे में ही उनसे मिलना चाहते हैं। जाओ, जाकर उन्हें हमारे आने की सूचना दो। आप जिद कर रहे हैं तो मैं उनको सूचना देकर आता हूँ, कहकर पहरेदार महल के अंदर चला गया। कुछ समय बाद राजमाता मालविका साधु के सामने थी। राजमाता, मैं महाराज चंद्रकेतु के विषय में आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहता हूँ। कैसा वार्तालाप महात्मन? तब साधु ने चंद्रकेतु के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी बातें राजमाता को बता दी। सारी बातें बताने पर वे बोले, राजमाता, अब आपको 1 माह तक सर्प यज्ञ करना होगा और सर्पों को दूध पिलाना होगा। जब 1 माह बाद सर्पों के राजा वासुकी दूध पीने पाताल लोक से पृथ्वी पर आएंगे तो तुम उनसे चंद्रकेतु के जीवन को पुनः मांग सकती हो। मैं ऐसा ही करूंगी महात्मन। लेकिन एक बात ध्यान रहे राजमाता, जब नागराज वासुकी दूध पीने आए तो तुम उनके दूध में थोड़ा सा नमक मिला देना। नमक मिला दूध पीने के पश्चात वे नमक का हक अवश्य अदा करेंगे। ठीक है महात्मन। मालविका को यह बात बताकर साधु राजमहल से चला गया। मालविका ने उसी समय चंद्रकेतु के शव पर ऐसा लेप करवाया जिससे उसका शव 1 माह तक रखा रहने पर भी खराब न हो। उसके बाद सर्प यज्ञ प्रारंभ हो गया और सर्पों को दूध पिलाया जाने लगा। पूरे 1 माह तक यह कार्य चलता रहा। माह के अंतिम दिन, आज महाराज वासुकी दूध पीने आएंगे। हमें उनके दूध में साधु के कथनानुसार नमक मिला देना चाहिए। और राजमाता मालविका ने दूध के कटोरे में नमक मिला दिया। जब नागराज वासुकी दूध पी चुके, ओह, इस दूध में तो नमक मिला हुआ था। यह दूध मुझे नहीं पीना चाहिए था। तभी राजमाता मालविका उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। राजमाता, तुमने नमक खिलाकर हमें अपना ऋणी कर लिया है। मांगो, क्या मांगती हो? नागराज, मुझे चंद्रकेतु के प्राण वापस दे दीजिए। अब यह नहीं हो सकता राजमाता। शिवजी महाराज के कहने पर हम 2 बार अपने पुत्र नागेश को चंद्रकेतु के रूप में पृथ्वी पर भेज चुके हैं। अब वह पुनः चंद्रकेतु बनकर पृथ्वी पर नहीं आ सकता। सोच लीजिए नागराज, आपने हमारा नमक खाया है, क्या नमक का हक अदा नहीं करोगे? तुमने तो हमें बड़ी उलझन में डाल दिया है राजमाता। वचन पूरा नहीं करते हैं तो अपनी आन से गिरते हैं, वचन पूरा करते हैं तो पुत्र से बिछुड़ते हैं। नागराज, चंद्रकेतु के बिना मेरी दुनिया अंधेरी है। उसकी मौत मेरी मौत है। कृपया करके एक माँ के दर्द को समझिए। हारकर नागराज ने राजमाता मालविका से कहा, राजमाता, नागेश हमारा इकलौता पुत्र है। अगर मैं अपना वचन निभाने के लिए उसको चंद्रकेतु के रूप में पृथ्वी पर भेज दूंगा तो पाताल लोक में उसकी पत्नी नगीना उसका विछोह कैसे सहन करेगी?
आप नगीना को भी चंद्रकेतु के साथ पृथ्वी पर भेज दीजिए। मलिका और अलका की तरह मैं उसे भी अपनी बहू बना लूंगी। ठीक है राजमाता, कल प्रातः चंद्रकेतु के शव में प्राण वापस लौट आएंगे और उसी समय नगीना भी आपके महल में पहुंच जाएगी। आप धन्य हैं नागराज, आपने सचमुच ही नमक का हक अदा कर दिया है। इधर नागराज वासुकी पाताल लोक में पहुंचे और नागेश और नगीना को अपने पास बुलवाया। तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए नागलोक छोड़कर पृथ्वी पर देवनगर राज्य में जाना है मेरे बच्चों। लेकिन क्यों पिताजी महाराज? बेटे, मैंने राजमाता मालविका का नमक खाया है, इसलिए मैं उनका ऋणी हूँ। अब तुम्हें उनका पुत्र चंद्रकेतु बनकर ही उनकी सेवा करनी है। आपका हुक्म सर आंखों पर पिताजी महाराज। अब नागराज ने नगीना से कहा, बेटी नगीना, नागेश के बिना तुम पाताल लोक में रहकर क्या करोगी? इसलिए तुम्हें भी नागेश की पत्नी बनकर पृथ्वी पर जाना है। लेकिन पिताजी महाराज, मैं नागिन के रूप में पृथ्वी पर नागेश की पत्नी बनकर कैसे जा सकती हूँ? मेरी बात ध्यान से सुनो नगीना। आज प्रेमगढ़ राज्य में सपना नाम की युवती की नदी में डूबकर मृत्यु हुई है। उसका शव अभी भी नदी में तैर रहा है। तुम पृथ्वी पर जाकर मृत सपना के शरीर में प्रवेश कर जाओ, तब तुम देवनगर में नागेश की पत्नी बनकर रह सकती हो। अतः नगीना उसी समय नागिन की योनि छोड़कर पृथ्वी पर चली गई। उसके बाद नागेश भी सर्प का शरीर त्याग कर पृथ्वी पर चला गया। तब भरे हुए हृदय से नागराज वासुकी ने नागेश और नगीना के मृत शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया। मेरे बच्चों, तुम दोनों युगों युगों तक पृथ्वी पर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करो, यही मेरी दुआ है। इधर मृत चंद्रकेतु के शरीर में नागेश की आत्मा ने प्रवेश किया तो वह जीवित हो गया। नगीना की आत्मा ने भी सपना के शरीर में प्रवेश कर लिया और वह नगीना बनकर देवनगर के राजमहल में आ गई। राजमाता मालविका ने चंद्रकेतु और नगीना को छाती से लगा दिया। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।